नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने रुचि धर्मन पाठशाला में। जैसे कि रुचि धर्मन पाठशाला में आपको टॉपर स्टॉक कराई जा रही है, मतलब जितने भी बच्चे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2020 में अंतिम रूप से चयनित होकर कुछ पदों को प्राप्त करे हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं कि उनकी जर्नी कैसी रही, उन्होंने तैयारी कैसे करी और उसका लाभ आगामी जो भी बच्चे हैं वो मध्य प्रदेश की जो परीक्षा दे रहे हैं उसको प्राप्त कर सकें। तो चलिए आज हम बात करते हैं वर्षा जी से, जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2020 में टॉपर्स रही हैं और ये चयनित हुई हैं नायब तहसीलदार के पद पर। तो सबसे पहले हम वेलकम करते हैं वर्षा जी का कि बहुत बहुत आपका स्वागत है रुचि धर्मन पाठशाला में। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद। वर्षा, अपने बारे में बताएं कुछ कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, थोड़ा बहुत अपने बारे में। मैम, मेरा नाम वर्षा पवार है जी। मैं उज्जैन की निवासी हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन उज्जैन से ही गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ उज्जैन से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच में की है। और मतलब वर्षा इंजीनियर है। जी मैम, मैं इंजीनियर हूँ और वर्तमान में मैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2020 में नायब तहसीलदार की पोस्ट पर सिलेक्टेड हूँ। अरे वाह, मतलब इंजीनियर नायब तहसीलदार बिटिया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अच्छा वर्षा, कैसा लग रहा है आपको इस पद को प्राप्त करके? मैम, चूंकि ये जो रिजल्ट था ये लगभग 5 साल के वेट के बाद आया है, तो इतना वेट करने के बाद जो ये परिणाम आया है वो एक तरीके से एक खुशी का माहौल क्रिएट करता है मैम, पूरे घर में भी और पूरे समाज में भी। मम्मी पापा कैसा फील कर रहे हैं? मैम, मम्मी पापा खुश हैं, बहुत खुश हैं। उन्होंने हमेशा मेरा सपोर्ट किया है, कभी भी उन्होंने मुझे किसी भी चीज़ के लिए प्रेशर नहीं किया। सामाजिक प्रेशर उनके ऊपर था लेकिन उन्होंने कभी मेरे ऊपर नहीं आने दिया। बहुत बढ़िया। कहते हैं ना कि बेटियों को, क्योंकि मैं भी एक बेटी हूँ, वर्षा एक बेटी हैं, हम इस बारे में अभी आगे बात करेंगे कि हमको समाज की, मतलब एक प्रेशर तो एग्जाम क्वालिफाई करने का रहता ही है, नो डाउट लड़कों को भी रहता है, लेकिन बेटियों के साथ में दिक्कत ये आती है कि एक एज फैक्टर या फिर सामाजिक दबाव और उसके साथ साथ वो माँ बाप जो एक बेटी को जन्मते हैं उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा सामाजिक दबाव रहता है। और ऐसी परिस्थितियों से निकल कर इतना टाइम लेकर अगर बिटियां ऐसी बनती है तो धन्य है वो माँ बाप। आपको सिविल सेवा में आने का मोटिवेशन कहाँ से मिला वर्षा? मैम, सिविल सेवा में आने का मोटिवेशन मुझे अपने दादाजी से मिला। जब मैं छोटी थी तो वो हमारे घर के बेटों को कहा करते थे कि मेरा बेटा मुझे सरकारी गाड़ी में घुमाएगा, तो मुझे मोटिवेशन मैम वहीं से मिला। तो एक बीज बोया था दादाजी ने, उसके बाद इसे सींचा मेरे पेरेंट्स ने और इसमें खाद डालने का काम आप जैसे शिक्षकों ने किया है। आप मुझे ये बताएं कि ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था वर्षा? कैसे आपने तैयारी करी, कौन सा अटेम्प्ट था? जी मैम, मैंने शुरुआत जो की थी वो 2017 में की थी। तो मैम उस समय पर मैंने एक फाउंडेशन बैच में एडमिशन लिया था, बट मेरा सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत स्कॉलरशिप के रूप में यूपीएससी में मुझे पढ़ने का मौका मिला था। तो मुझे वो फाउंडेशन बैच छोड़नी पड़ी थी और मुझे दिल्ली जाने का मौका मिला था, तब से मैंने स्टार्ट किया था मैम। और जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरा प्रीलिम्स निकला था, मैंने मेंस दिया था, बट चूंकि मैं 12 घंटे पढ़ा करती थी वहाँ पर कोचिंग्स में, तो मुझे उतना समय नहीं मिल पाया था, तो मेरा मेंस तब क्लियर नहीं हुआ था। 2018 में किसी कारणवश मेरा प्रीलिम्स ही नहीं निकला था। 2019 का अभी मेरा इंटरव्यू है और 20 में मैं नायब तहसीलदार के पद पर पोस्टेड हूँ। बहुत ही बढ़िया। मतलब ये जर्नी एक बार के सिलेक्शन की नहीं है, ये तब कर गया हुआ या बनाया गया घड़ा है जो रंग अपना जरूर दिखाएगा। चलिए, इसके बाद आप मुझे ये बताइए कि ये फाउंडेशन बैच के बाद जो आपने एक बात बोली थी यहाँ पर, तो इसका आपको पता कैसे चला कि एक ऐसी तैयारी भी होती है जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम से कराई जाती है या इस टाइप की चीज़ें? क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चे कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पाते और आजकल कोचिंग की फीस इतनी है कि अगर बच्चा चाहे भी कि मेरे को कोचिंग ज्वाइन करना है तो इस व्यापारीकरण में वो कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाता है। ऐसी कंडीशन में जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर हैं लेकिन उनका मन और मस्तिष्क बिल्कुल मजबूत है कि हमको सिविल सेवा में चयनित होना ही है, तो ऐसे बच्चे कहाँ पर मतलब तैयारी करें जैसे आपने किया? मैम, मैं अपनी बात करूँ तो मेरी इस सफलता का सबसे बड़ा श्रेय मेरी माँ को जाता है। जी। एक न्यूज़पेपर में एक बिल्कुल छोटा सा आर्टिकल आया था जिसमें लिखा था कि सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के लिए स्कॉलरशिप दी जा रही है, उसके फॉर्म की आज लास्ट डेट है। मेरी मम्मी ने उसे पढ़ा और उसी दिन, मैं इंदौर में रहती थी तब, उसी दिन मम्मी आई, उन्होंने मुझसे फॉर्म भरवाया, उसी दिन वापस उसको जमा किया गया और नेक्स्ट डे मैम रिजल्ट आ गया था।
तो मैं यहाँ मौजूद सभी लोगों को बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों में जुनून है वो करने का तो आप कर जाएंगे। जब मैं चाहती थी मुझे दिल्ली से प्रिपरेशन करनी है, लेकिन उस समय पे निर्भया कांड हुआ था, उसको 1 या 2 साल हुए होंगे। तो पेरेंट्स को भी इनसिक्योरिटी रहती है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी थी तब मेरे साथ, तो मैं नहीं ज्वाइन कर पाई थी। लेकिन कहते हैं ना कि किसी चीज़ को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उसके पीछे लगा देती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं तो आप प्लीज़ उसके लिए प्रयास करते रहें, कभी ना कभी आपको वो चीज़ मिलेगी जैसे आपको मिली। चलिए आगे बात करते हुए, आप इतनी लंबी, जैसा कि आपने बताया आपकी जर्नी 2017 से अभी 2023 हो गया और आगे भी अभी आपकी ये जर्नी एमपीपीएससी और यूपीएससी के लिए चल ही रही है। लेकिन अब तो आपका मोटिवेशन, मुझे लगता है एक पोस्ट है तो वो बढ़ गया होगा, लेकिन इसके पहले आप अपने आप को मोटिवेट कैसे रखती थी? क्योंकि क्या होता है, इतनी लंबी जर्नी है, अगर आप एक बार भी इस पेपर के लिए तैयार करते हैं तो 2 से 1.5 साल या कभी कभी 2 साल से ऊपर भी लग जाता है। तो इस टाइम पे आप अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते थे? मैम आपने बिल्कुल सही सवाल किया, क्योंकि इतना समय इंतज़ार करना वो एक बहुत बड़ी बात होती है, पेरेंट्स का सपोर्ट होना वो भी बहुत बड़ी बात होती है। तो मैम डीमोटिवेशन तो काफ़ी होता था। बीच में मेरी तबीयत भी ख़राब हुई थी, मेरी आंखों ने जवाब दे दिया था कि नहीं अब नहीं पढ़ सकते, ना मैं स्क्रीन देख पाती थी ना मैं बुक्स पढ़ पाती थी। लेकिन फिर जैसे तैसे कहीं ना कहीं से इलाज वगैरह करवा के मैंने उसको मतलब ठीक किया, ट्रीटमेंट किया उसका। उसके बाद मैम जैसे डीमोटिवेशन जब होता है तो कहा जाता है ना कि भगवान कोई मानता है कोई नहीं मानता है। मैं ये कहती हूँ गॉड एग्जिस्ट इन एवरी पर्सन अराउंड देयर, मतलब आपके आसपास जितने भी लोग हैं उनमें गॉड एग्जिस्ट करता है। जब मैं डीमोटिवेट हुई, मेरे पेरेंट्स ने मेरा साथ दिया, मेरे दादाजी ने मेरा साथ दिया और सबसे बड़ा साथ मेरी टीचर्स और मेरे फ्रेंड्स ने। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं मैम, मैं जब भी डिमोटिवेट हुई उन्होंने हमेशा मुझ में भरोसा रखा। जितना कॉन्फिडेंस मुझे अपने आप में नहीं था उतना कॉन्फिडेंस मेरे दोस्तों को मुझ में था। तो मैं उनको इस मंच के माध्यम से धन्यवाद कहना चाहूँगी। धन्यवाद। आप मुझे एक चीज़ और बताइए, जैसे कि आपने बोला आँखों के लिए, मुझे आपकी इस जर्नी से याद आ गया, मेरी क्लास में एक बच्ची है और मेरे आसपास और भी ऐसे लोग हैं। तो ऐसा रहता है कि मैं बच्चियों को, कभी कभी बच्चों को लगता भी है और लड़के बहुत इस बात से नाराज़ होते हैं कि मैम बच्चियों को एक्स्ट्रा सपोर्ट करती हैं, ठीक है, उनका फेवर करती हैं। लेकिन देखिए जैसा आपने बताया आँख का, तो क्या आँख के साथ साथ आपको सर दर्द और ये सब चीज़ें भी होती थी या रोना आ जाता था? कितना सर दर्द होता था? तो होती थी, सॉरी मैं इमोशनल तो होती ही थी मैं, तो सर दर्द होता था मैम, कभी कभार होता था। बाकी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो लड़कियों को फेस करनी पड़ती है, तो वो भी सारी होती थी। ठीक है, तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि उस बच्ची के लिए भी मैसेज जो बहुत ज़्यादा आंखों की दिक्कत और इन सब चीज़ों से जूझती हैं, तो हमने एक सेशन इस टाइप का लिया था जिसके बारे में हम आगे फिर बात करेंगे कि आप अपने आप को, जैसे सर दर्द हो गया, आंखें दर्द होती हैं आपकी, तो आप स्टूडेंट लाइफ में ऐसा क्या कर लें कि ये प्रॉब्लम थोड़ी सी, देखिए होगी, जेन्युइन है क्योंकि आप इतना लंबा पढ़ते हैं, लेकिन हम कुछ ऐसी चीज़ें आगे बात करेंगे इस बारे में कि आपकी आंखों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है स्पेशली वो आपको थोड़ा कम हो। ठीक है, उस बच्चे के पेरेंट्स भी मुझसे मिले थे, ये बोल रहे थे कि मैम आंखें इसकी ये हो रही हैं, तो हमने ऐसे कई सारे प्राणायाम हैं, चलिए अभी मैं आपको बता देती हूँ, जो आपको स्टूडेंट लाइफ में 5 से 10 मिनट में, आप दिन भर 2-2 3-3 घंटे उसमें नहीं दे सकते, 5 से 10 मिनट में आप उन प्राणायाम को कर अपने माइंड को भी एक्टिव रख सकते हैं, अपनी आंखों को भी और अपने मनोबल को भी। तो इस बारे में हम जब हमारी वर्षा से बात हो जाएगी या एक सेशन इसके लिए ऐसे ही बच्चों के साथ रख लेंगे, जिन बच्चों ने इन प्राणायाम को किया है उनसे आप सुनिएगा कि उनको कैसे करते थे, क्योंकि हम ये करा करते थे, क्लास में करते थे हम, तो वो वैसा एक बच्चा भी आपके सामने आएगा और लास्ट में वर्षा भी आपको ये बताएंगी। चलिए आगे और बात करते हैं। वर्षा आप ये बताइए कि आपने तैयारी कैसे करी थी, मेन मुद्दा, कि आपने प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करी, मेंस की तैयारी कैसे करी, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करी, और 2019 में अभी इंटरव्यू देने वाले बच्चे हैं तो उनके लिए आप क्या बोलेंगे कि क्या चीज़ें उनको ध्यान में रखना चाहिए? तो पहले स्टेप बाय स्टेप आप हमको ये सारी बातें बताएं। मैम मेरे अकॉर्डिंग सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना एक जर्नी होती है जी। उस जर्नी में 3 स्टेजेस होती हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तीनों की अलग अलग तरीके से प्रिपरेशन करनी होती है। जैसे कि प्रीलिम्स है तो प्रीलिम्स में हमें फैक्चुअल डिटेल्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है।
तो मैम उस दौरान मैंने फैक्चुअल डिटेल्स काफ़ी पढ़ी। सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स पढ़ते हैं तो आपको उसमें समझ में आता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, ट्राइब से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, ऐसे कई सारे पोर्शंस हैं जिससे अधिकतर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे एमपी में मिनरल्स होते हैं, उन पर भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैंने क्या किया था कि सबसे ज़्यादा फोकस किया था कि जिन पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। इसके अलावा एमपीजी के सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है, जिसे अगर हम पूरा कर लें तो हम काफ़ी मार्क्स गेन कर सकते हैं। इसके अलावा एक जो यूनिट है कमीशन वाली, कमीशन अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन पाएंगे। तो इस तरीके से अगर स्मार्ट स्टडी की जाए तो प्रीलिम्स निकालना आसान हो जाता है। फिर मैम मेंस की बात की जाए तो मेंस के लिए मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए थे। चूँकि मैं इंग्लिश मीडियम से थी मैम, तो मेरे पास सिलेबस तो था लेकिन नोट्स नहीं थे। नोट्स मार्केट में भी अवेलेबल नहीं होते हैं। तो मैं क्या करती थी, जो ऑनलाइन मैं लिख देती थी। जैसे कोई सा भी टॉपिक है, वो टॉपिक लिखने के बाद मैं उसमें यूपीएससी डाल देती थी। Okay. तो यूपीएससी हमारे पास क्योंकि डिजिटल बोर्ड है तो थोड़ा सा मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि बच्चों को ये पता चले कि आप बनाते कैसे थे। अगर आप कंफर्टेबल होंगे तो हमको थोड़ा सा एक डेमो बता दीजिए कि आप नोट्स किस तरीके से बताते थे, किसी भी एग्जाम्पल के साथ। मैम जैसे 3 मार्कर्स जी, 3 मार्कर्स है तो कम से कम आपको 3 पॉइंट्स तो इसमें डालने पड़ेंगे। ठीक, 3 पॉइंट्स डालने पड़ेंगे। तो कोई भी अगर एक टॉपिक है उस पर आप जैसे अगर कोई डायनेस्टी देती, होलकर डायनेस्टी देती, तो सबसे पहले आपको फाउंडर लिखना ज़रूरी होगा उसका। यहीं पर आप कैपिटल भी लिख दीजिए। स्पेस बता, स्पेस मैनेजमेंट, यहीं पर आप कैपिटल लिख दीजिए। अगर वहाँ पर कोई आर्किटेक्चर है, उन्होंने कोई आर्किटेक्चर बनाया है किसी भी रूलर में, तो आप वो लिख दीजिए। उससे इम्पॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो आप वो लिख दीजिए। मतलब जितना आप स्पेस का यूज़ कर पाएँ। अगर यहाँ पे स्पेस बच रही तो आप यहाँ पर भी लिख दीजिए। जितने फैक्ट्स आप 3 मार्कर्स में डालेंगे उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे मैम। फिर अगर 10 मार्कर्स की बात की जाए, 10 मार्कर्स 11 मार्कर्स नहीं, 11 नहीं, बीच में 5 मार्कर्स है इसमें। मैंने अभी 19 की प्रिपरेशन की ना, इसलिए। अगर 5 मार्कर की बात की जाए तो 5 मार्कर में सबसे पहले जो स्टार्टिंग की 2 लाइन होती है, वहां पर आपको इंट्रो लिखना है। इंट्रो लिखने के बाद यहाँ पर आपको 5 लाइनें मिलेंगी। एनी हाउ जो वो 5 लाइनें आपको मिलेगी उसमें आपको 5 पॉइंट्स लिखने हैं। जितना कम वर्ड्स का इस्तेमाल करके जितना ज़्यादा आप दे पाए वहाँ पर आपको 5 पॉइंट्स लिखने हैं। उसके बाद 1 लाइन आपको मिलेगी, आप कंक्लूजन लिख दीजिए उसमें। जितना हो सके, जितने कम वर्ड्स हो सके उतने कम वर्ड्स में आप कंक्लूजन लिख दीजिए। तो मैंने इस तरीके से तैयारी की। कई बार ये होता है, जैसे 5 मार्कर में बोलते हैं इंट्रो और कंक्लूजन नहीं, तो जैसे इंट्रो और कंक्लूजन इन्होंने उस चीज के लिए बताया जिसमें आप इस टाइप के पैटर्न को अटेंड करते हैं, लेकिन आ रहा है कि 6 विशेषताएं लिखें, 6 कारण बताएं या उद्देश्य बताएं, तो शायद अपन क्या करते हैं 1 2 3 4 5 करके लिखते हैं। आपने भी ऐसे ही किया था या उसमें? बिल्कुल मैम, 1 2 3 4 5 6 अगर 6 पूछे हैं तो आप कंक्लूजन छोड़ सकते हैं। बट इन केस अगर नहीं है ऐसा कुछ तो आप कंक्लूजन लिखिए। कंक्लूजन आपको मार्क्स दिलाएगा। हाँ, मतलब 2 पैटर्न डाइवर्सिटी रखी आपने इसमें कि जिसमें कारण, प्रभाव या फिर विशेषताएं पूछी, उनको पॉइंट वाइज किया और इस चीज को इंट्रो और कंक्लूजन के साथ लिखा। बहुत बढ़िया। 11 मार्कर के क्या अप्रोच रखी थी? 11 मार्कर के लिए जो मेरे नोट्स होते थे जी, 11 मार्कर के लिए जो मेरे नोट्स होते थे, मैं वो नोट्स मतलब 2 पेज में बना लेती थी और उन्हीं नोट्स को मैं इसमें यूज़ करती थी, अपनी आंसर राइटिंग में यूज़ करती थी। अच्छा, जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन रहेगी उतने अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो आप पाई चार्ट्स बना दीजिए, आप ग्राफ बना दीजिए, आप अगर मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं तो मैप बना दीजिए। कई बार क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो मैप उतना अच्छा नहीं बना पाते। आपका मैप जितना सुंदर बनेगा आपको उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो जितना हो सके एमपी का मैप और इंडिया का, ये दोनों मैप स्पेशली तैयार कर लीजिए ताकि आप वहां पर अच्छे से और जल्दी जल्दी बना पाए। बहुत बढ़िया। तो आपने अगर हम बोल सकते हैं कि एक एक 2 पेज में मेंस के लिए सारी चीजें रख ली जी। एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी जो हमने अभिषेक से नहीं पूछा था, वर्षा से पूछते हैं। ये इंग्लिश मीडियम की थी और इन्होंने मतलब हिंदी एक टास्क है, तो हिंदी आप कैसे प्रिपेयर करते थे? मैम हिंदी बहुत बड़ा टफ टास्क था मेरे लिए। तो मैंने स्टार्ट किया था मैम, आपसे भी गाइडेंस लिया था मैंने, और मैंने हिंदी की बुक ली थी कुसुमलता श्रीवास्तव, और मैंने ऑनलाइन कंटेंट्स भी देखे थे और ऐसे मैंने हिंदी की तैयारी की थी। बहुत बढ़िया। आगे अगर हम बात करें तो इंटरव्यू के लिए आपने कैसे प्रिपरेशन करी थी? मैम इंटरव्यू में सबसे पहले तो डेफ प्रिपेयर करना होता है। जी।
तो डैफ में आपका नाम, आपका सरनेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आप कहाँ के रहने वाले हैं, उसके बारे में सारी जानकारी होना ज़रूरी है। तो मार्केट में जाते हैं तो कोई सी भी एक बुक मिल जाती है, जैसे अगर मैं उज्जैन की हूँ तो मैं उज्जैन के ऊपर बुक ले आई थी, तो वो मैंने पढ़ी थी। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होती है। स्माइल के साथ उनके सामने सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए, तो वो आपको मार्क्स देते हैं। ठीक है। इसके अलावा 2019 में जो बच्चे अभी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, जैसे आपका भी है, तो आप उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे कि इंटरव्यू के लिए वो किन किन चीज़ों का ध्यान रखें? जी मैम, इंटरव्यू के लिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आत्मविश्वास अपना बनाए रखें। जी। आपको बहुत नॉलेज है, आप यहाँ तक पहुँचे हैं, आपको नॉलेज बहुत है, बस उस नॉलेज को शब्दों में पिरो लीजिए तो आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, वर्षा इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करती हैं, तो इंग्लिश मीडियम में हम ये जानना चाहते हैं कि जो आपका इंटरव्यू हुआ था वो किस लैंग्वेज में हुआ था? इंग्लिश में उन्होंने प्रश्न किए थे या हिंदी में किए थे या बाइलिंगुअल हुआ था? मैम, इंटरव्यू बाइलिंगुअल हुआ था जी। बोर्ड में एक मेंबर थे जिन्होंने इंग्लिश में भी क्वेश्चन पूछा था, तो अगर इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा गया तो आप इंग्लिश में जवाब दीजिए, हिंदी में पूछा गया तो हिंदी में, और बाकी आप बाइलिंगुअल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। यहाँ पर ऐसे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि यूजुअली यूपीएससी में पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में चलता है, या ये बोलते हैं कि इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश में ही आपको इंटरव्यू देना है, हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी में ही, बट ऐसा आपको कुछ भी नहीं लगा। सुन लिया आपने? ठीक है, क्योंकि कई बारी बच्चों को ये चीज़ होती है कि मैम हम इंग्लिश मीडियम के लेकिन इंग्लिश नहीं आ रही, हिंदी मीडियम की लेकिन अगर इंग्लिश में बोलिया, तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप उसमें इंटरव्यू दीजिए। ये आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है, आपके ज्ञान का नहीं, जैसा कि वर्षा ने कहा। नेक्स्ट हम ये बोलते हैं कि आप बच्चों को क्या कोई मैसेज देना चाहते हैं, आप ये बताना चाहते हैं कि इस पूरी जर्नी में आपको कैसे तैयारी करना है, कैसे अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना है, किस प्रकार से आपको ये जर्नी पूरी ले जानी है? मैम, चूँकि ये जर्नी है, आपको नहीं पता कितना समय लग जाएगा इसमें, लेकिन मोटिवेशन के साथ आप डिटरमिन्ड रहें, आप डेडिकेटेड रहें, डिसिप्लिन्ड रहें। डिसिप्लिन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। मैंने एक लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, मैं सुबह 8 से लेकर रात को 8 बजे तक मैं वहीं रहती थी, तो ये डिसिप्लिन अगर आपने मेंटेन किया तो हो जाएगा मैम, कर लेंगे क्लियर। ओके। आप मुझे ये बताइए, जैसे आपका रूटीन क्या होता था? आप सुबह से शाम तक किस तरीके से पढ़ते थे, या आप क्या रूटीन में शामिल करते थे? आप लड़की हैं तो क्या आपको इस लड़की होने की कभी दिक्कत आई? बिल्कुल मैम, महिलाओं को या बेटियों को दिक्कतें तो आती हैं लड़की होने पर, एक बैटल फॉट करना पड़ता है। एक बेटी जब पैदा होती है तभी से उसका बैटल स्टार्ट हो जाता है, तो मेरा बैटल भी तभी स्टार्ट हो गया था, क्योंकि मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती थी। तो उस समय पर जॉइंट फैमिली में बेटे भी हुआ करते थे, तो बेटों को प्रायोरिटाइज किया जाता था। लेकिन आज जो है, आज मेरे परिवार वालों को मुझ में बहुत बहुत कॉन्फिडेंस है और बहुत वो मुझ पे प्राउड करते हैं ना। हाँ, क्योंकि एक बारी मुझे लगा था मैं लड़की हूँ, मुझे डर लग रहा है, ये हो रहा है, तो मुझे याद है वर्षा की वो चीज़ कि वर्षा सेलेक्ट होने के बाद में भी जिस दिन रिजल्ट आया, मैम मैं सेलेक्ट हो गई हूँ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं आऊँगी तो आप वहाँ पर रहेंगे ना, आप वहाँ पर खड़े। तो हाँ, अगर आप में काबिलियत है तो आपका मेंटर, आपका टीचर, आपके पेरेंट्स आपके साथ अंतिम टाइम तक आपका हाथ से हाथ पकड़ने के लिए तैयार हैं और आपको उस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं। बस आप एक बार पहल तो करिए, एक बार उनको वो कॉन्फिडेंस तो दिलाइए, अपने मम्मी पापा को, अपने टीचर को, जैसा वर्षा ने दिलाया कि नहीं मैम मेरे को करना है। बस आप मुझे ये बताइए कि कैसे कर सकते हैं, हम पूरा बताएंगे कि आप उस चीज़ को कैसे कर सकते हैं। इवन पढ़ाई के अलावा भी कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके सिलेक्शन में ज़्यादा योगदान दे रही है। मैं सही कह रही हूँ वर्षा? क्योंकि पढ़ते तो मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे बच्चे हैं, हर बच्चों की सिचुएशन वैसी नहीं होती कि बिल्कुल एसी में बैठ के पढ़ने को मिल रहा है, फिर शाम तक एसी में बैठ रहे हैं, फिर उसके बाद शाम को उनको पास में आके पानी मिल रहा है, खाना मिल रहा है। कई बार आपको पानी खाना खुद बनाना पड़ता है, दूसरों के लिए बनाना पड़ता है, और फिर बचा हुआ खुद खाकर भी तैयारी करनी पड़ती है। ऐसी सिचुएशन भी होती है, तो उन सिचुएशन से उठकर आपको कैसे तैयारी करना है, ये हमको वर्षा से सीखने मिला। इसके अलावा आप बेटियों को, जैसे आज हमारी बात बेटी के बारे में हुई, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी बच्चियों? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि एक बेटी जब पैदा होती है तभी से उसके बैटल की फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। मेरे बैटल में मेरा साथ निभाया मेरी माँ ने, जिन्होंने हर बार मुझे मोटिवेट किया। उन्होंने, हमें नहीं पता था कि इंग्लिश मीडियम करके कोई स्कूल्स भी होते हैं, मेरी मम्मी ने मुझे बताया था पहली बार।
तो फिर मम्मी ने मुझे आई थिंक 6th क्लास में मुझे एडमिशन करवाया था। मेरे दिल्ली जाने में भी उन्हीं का हाथ था। 10th क्लास की बात है मैम, पहला रिश्ता आया था मेरे लिए। आई वॉज इन 10th क्लास। तो मैं वहाँ पे भी बैटल लड़ा, मैंने हर जगह बैटल लड़ा है। जब मैं छोटी थी तो उस समय पर ये होता था कि हमें दूध तक नहीं मिलता था पीने के लिए। मुझे याद है आज भी एक वाकया कि मुझे चाय के साथ दूध मिक्स करके पीना पड़ता था। तो मैम काफ़ी सारे बैटल तो होते हैं, लेकिन आखिरी में अगर आपका अंत भला तो सब भला। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी, आप पेशेंस के साथ डेडिकेटेडली प्रिपरेशन कीजिए, आपको फल ज़रूर मिलेगा आपकी मेहनत का। हम अगर आप और जानना चाहते हैं वर्षा की जर्नी को डिटेल, तो हम एक बार और इस बारे में विस्तृत रूप से बात करेंगे। ये फिर बच्चों के लिए नहीं, एक पर्सनल लाइफ का एक इंटरव्यू होगा या इनकी जर्नी का इंटरव्यू होगा, कैसे इन्होंने किन दिक्कतों का सामना किया, एक छोटी छोटी बात भी उसमें आपको बताई जाएगी। तो चलिए वर्षा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रुचि धर्मन पाठशाला में आने के लिए। और सारे मेरे YouTube फैमिली की ओर से आपको धन्यवाद दिया जाता है। हम यही कामना करेंगे कि आगे आप जहां पर भी जाएं अपना परचम लहराएं और अपने व्यक्तित्व के तौर पर उस पूरी जगह को वर्षा करके हरियाली में भर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक और नए बच्चे के साथ में, नए वीडियो के साथ में, हिंदी की तैयारी के साथ में। तब तक के लिए बने रहें आपके अपने रुचि धर्मन पाठशाला में। धन्यवाद।